बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूअर्स, वेलकम टू स्ट्रक्चर एनालिसिस एसेंशियल। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस या कॉम्पिटिबिलिटी मेथड ऑफ एनालिसिस या जिसे हम कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड कहते हैं या फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, तो उसका जनरल कॉन्सेप्ट क्या है। तो दिस इज़ द लेक्चर 2 ऑफ द सीरीज़। इसकी जर्नल फॉर्मुलेशंस की तरफ हम आते हैं। लेट्स सपोज यू हैव ए propped cantilever beam. This type of beam is known as the propped cantilever beam के जिसका एक फिक्स हो एंड और एक जो हो रोलर हो या हिंज हो। अब इसमें जो रिएक्शंस हैं, फिक्स सपोर्ट आपको पता है कि 3 फोर्सेस को रेजिस्ट करता है, ठीक है, और रोलर जो है वो 1। हमारे पास अवेलेबल इक्वेशंस क्या हैं? दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई एंड समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू, यानी 2D स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस अवेलेबल हैं। अब हम इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी फाइंड आउट करते हैं। बीम इज ऑलवेज इंटरनली डिटर्मिनेट, क्योंकि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी इज द समेशन ऑफ एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेंसी एंड इंटरनल इंडिटर्मिनेंसी। बीम आर ऑलवेज इंटरनली डिटर्मिनेट, तो एक्सटर्नल के लिए हम R-3 को यूज़ करेंगे। तो रिएक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ 1 2 3 एंड दैट इज़ 4। सो 4 - 3 इज़ 1 डिग्री। तो इस 1 डिग्री का क्या मतलब है कि हम कोई से भी 3 ले लें, बेशक 2 यहाँ से ले लें, एक ये वाला ले लें, तो 3 इक्वेशंस, 3 रिएक्शंस तो हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द अवेलेबल इक्वेशन। लेकिन एक रिएक्शन जो है उसको हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि अवेलेबल इक्वेशन 3 है और अननोन्स जो हैं दैट इज़ 4। तो अब हमें ये एक इक्वेशन रिक्वायर्ड है, और ये जिस मेथड से या जिस तरीके से ये आता है उसको हम कहते हैं कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशंस। और ये कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशंस आपकी स्ट्रक्चर की बाउंड्री कंडीशंस पे जो है वो डिपेंड करेगा। लेट्स सपोज जिस तरह अगर यहाँ हम लेते हैं, तो यहाँ इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि हम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे सपोर्ट्स की कि या जहाँ पे आपने बेसिकली रिडंडेंट एक्शंस लिए होंगे, तो वो ठीक है। अब इसमें रिडंडेंट एक्शंस से मुराद क्या होगा हमारा, कि और रिडंडेंट एक्शंस कितने आपने चूज करने हैं इस स्ट्रक्चर में, वो डिपेंड करेगा डीएस पे। अगर आपकी डीएस 1 डिग्री आती है तो आपने इन चारों फोर्सेस में, ठीक है, इन चारों फोर्सेस में आपने कोई एक जो है वो एज ए रिडंडेंट एक्शन चूज करना है। अब वो आप ये मूवमेंट भी ले सकते हैं, ये वाली एक्सियल, ये वाला या ये वाला, इसमें से कोई आपकी मर्जी है। लेकिन आपकी मर्जी है, लेकिन इसमें आपने एक चीज़ को रखना है कि जब आप, क्योंकि आगे चल के हम दूसरे स्टेप में इस स्ट्रक्चर को बेसिकली डिटर्मिनेट बनाएंगे बाय रिमूविंग द रिडंडेंट एक्शन। हम रिडंडेंट एक्शन को रिमूव करेंगे और एक बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बनाएंगे। बस सिर्फ इसकी क्राइटेरिया ये है कि वो जो आप रिमूव करेंगे और एक बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो क्या होना चाहिए, दैट इज द स्टेबल स्ट्रक्चर। ये है सिर्फ एक क्राइटेरिया कि जिसके बेस के ऊपर आप इन चारों में से कोई एक फोर्स को रिडंडेंट एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रिडंडेंट एक्शन की सिलेक्शन जो है ये थोड़ा सा आपको टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसकी सिलेक्शन जो है वो आपके लिए आसान बनती जाएगी। शायद आपके लिए स्टार्ट में मुश्किल हो, लेकिन फिर ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इसके फॉर्मूलेशन के ऊपर आते हैं। लेट सपोज वी हैव दिस प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, और ये इसके ऊपर कोई लोड का फंक्शन लगा है, एंड दैट इज द रोलर सपोर्ट। अब इसका हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। बेसिकली हम लॉ ऑफ सुपरपोजिशंस को यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर को एक किस्म का जो है वो डॉज करेंगे या धोखा देंगे इसको। वो क्या करेंगे कि हमने इस फोर्स को, इसको हम R1 ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास
डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी 1 डिग्री आई है, तो हम कोई भी यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे और ये वाली फोर्स, इन चारों फोर्सेस में आप कोई एक रिडंडेंट एक्शन ले सकते हैं। सो फॉर सिंप्लिसिटी कोशिश करें ज़्यादा डील करें रिएक्शन के साथ। बेंडिंग मूवमेंट को भी आप ले सकते हैं, उन पे भी हम कुछ एग्जांपल करेंगे, ठीक है। लेकिन जब बेंडिंग मूवमेंट को आप लेंगे तो फिर इसमें आगे चल के आपकी रोटेशनल फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो काउंट होगी, तो इसलिए आप ट्रांसलेशन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ज़्यादा डील करें तो इजी होगा। मतलब इसको भी आप कर सकते हैं, बेंडिंग मूवमेंट को भी एज ए रिडंडेंट एक्शन लिया जा सकता है। तो आर हमने कितनी लेनी है, जितनी हमारी स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी आएगी। सो दिस इज द रिडंडेंट। इसको मैंने 1 इसलिए कहा है क्योंकि आगे चल के हम इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखेंगे, तो उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं दैट इज 1 1 और 1 2 एंड 2 1 एंड 1 2 2, इस किस्म के जो हमारे पास आएंगे। तो अगर आप ए और बी के फॉर्म में चलेंगे तो थोड़ा सा आपकी वो, क्योंकि हम इसके साथ ए बी मैट्रिसेस में हम ए बी के साथ इतना यूज टू नहीं है, तो कोशिश करें कि आप इसको 1 और 2, तो जिस पॉइंट पे आपने रिडंडेंट एक्शन लिया है, ठीक है, ये हम वैसे कर रहे हैं फॉर्मूलेशन हैविंग ए 1 डिग्री ऑफ रिडंडेंट फोर्स, ठीक है, यानी एक हमारे पास रिडंडेंट फोर्स है। इसके बाद हम देखेंगे एक एग्जांपल 2 डिग्री 2 की जर्नल फॉर्मूलेशन देखेंगे, फिर देखेंगे n की जर्नल फॉर्मूलेशन। मतलब अगर आपके पास 100 रिडंडेंट एक्शन हो, 1000, यानी एनी n नंबर, तो उसके लिए कैसे एक जर्नल फॉर्मूलेशन होगी, और फिर हम आएंगे एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को डील करेंगे और इसी क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। यानी कुछ वैल्यूज़ लेके, डब्ल्यू की वैल्यूज़ लेके, इसकी कुछ लेंथ लेके, ई लेके, आई लेके, तो ये चीज़ें जो हैं कुछ मेंबर लेवल की प्रॉपर्टी हैं, कुछ मटेरियल लेवल की प्रॉपर्टी हैं, ई एंड आई इज़ द सेक्शन प्रॉपर्टी। तो इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम लेके, लोड वगैरह को लेके, लेंथ, इन चीज़ों को तो हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम ऐसे करते हैं, सॉरी, इस स्ट्रक्चर को जहाँ पे आपने रिडंडेंट एक्शन लिया है, दिस रिडंडेंट एक्शन, अगले स्टेप में आप क्या करें, इसको रिलीज कर दें, यानी इसको इस से हटा दें। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज नोन एज द BDS, बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इसके 2-3 नाम हैं, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, और एक और नाम भी आप ले सकते हैं, दिस इज द रिलीज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी आपने रिडंडेंट एक्शन को रिलीज कर दिया। सो बेसिक डिटर्मिनेट, प्राइमरी और रिलीज स्ट्रक्चर, लोड इसके ऊपर लगा है। तो ये इसके 3 नाम हैं, हम इसको BDS के नाम से बस आखिर में इसको देखेंगे। नाउ दिस इज द BDS, ठीक है। अब डेफिनेटली इस लोड की वजह से ये पॉइंट जो है ये कुछ मूव करेगा, इसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगी, ठीक है। उस डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे डेल्टा। डेल्टा क्यों? क्योंकि आगे हम कुछ और डिस्प्लेसमेंट भी डिफाइन करने वाले हैं, तो हम डेल्टा को ले लेंगे कि ये डेल्टा वो डिस्प्लेसमेंट है जो कि ओरिजिनल लोड की वजह से आ रही है। जो भी बीम के ऊपर किसी किस्म का लोड का फंक्शन है, पॉइंट लोड है, UDL है, UVL है, तो उसकी वजह से। और ये डिफ्लेक्शन कहाँ आ रही है, ये चूंकि हमने इसको 1 कहा है, 1 पॉइंट, सो दिस इज R1, और इसको 0.2 कह दें, ठीक है। वैसे हम नॉर्मली बीम्स के एंड को AB से मार्क करते हैं, लेकिन चूंकि हमने इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है तो आप इसको 1 2 के हिसाब से करें, ताकि कोफिशिएंट्स हम आगे डील करेंगे। 1 के लिए तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब हम रिडंडेंट एक्शन 2 या n डिग्री पे जाते हैं तो फिर AB का जो है वो वहाँ पे थोड़ा सा मामला जो है वो फिर ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो हम ये 1 पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट डेल्टा का क्या मतलब है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ओरिजिनल लोड फंक्शन। सो डेल्टा 1 और L हम कह देंगे ड्यू टू लोड। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू लोड। अब रियल स्ट्रक्चर तो ये है, सो हमने यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान डाला है, मगर ये इस स्ट्रक्चर के बराबर तो नहीं है। हमने तो पूरे स्ट्रक्चर, इस स्टेप में तो पूरे जिस स्ट्रक्चर को हमने एनालाइज करना था
तो वो उस तो हम अभी डील नहीं कर रहे। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक और ये होगा यूनिट यूएलएस, यानी दिस इज द यूनिट लोड स्ट्रक्चर। और यूनिट लोड स्ट्रक्चर भी आपके प्रॉब्लम में उतनी ही होंगे जितनी आपकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी होगी। तो इस केस में हमारे पास 1 डिग्री है, क्योंकि हम 1 डिग्री रिडंडेंट एक्शन के साथ डील कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो यूनिट लोड स्ट्रक्चर है वो भी सिर्फ एक ही बनेगा। और जिस पॉइंट से आपने रिडंडेंट को रिलीज किया है, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में आपने R1 को एज्यूम किया है, अच्छा ये R1 की डायरेक्शन आप नीचे भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई नहीं है। अगर आपने ये R1 नीचे एज्यूम किया है तो डेफिनेटली जब आप इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो बाद में आप इसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो R1 की डायरेक्शन आप ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी। अगर आंसर आपका नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन आपने एज्यूम की है, आपने जब एनालिसिस हो जाएगा तो आपने उसको रिवर्स कर देना है, ठीक है। वो हम जब प्रॉब्लम करेंगे तो ये सारी चीज़ें डिटेल में आ जाएगी। अब आपने इसके ऊपर यूनिट, क्योंकि आपने फोर्स ली है तो आपने यूनिट फोर्स लगानी है। अगर आप ये वाला बेंडिंग मूवमेंट एज ए रिडंडेंट एक्शन लेते तो फिर इसका रिलीज स्ट्रक्चर भी कुछ और होता, जो ये फिक्स सपोर्ट जो होता फिर ये पिन सपोर्ट में चेंज हो जाता, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे एक यूनिट मूवमेंट को लगाते। अगर आप बेंडिंग मूवमेंट को एज ए रिडंडेंट एक्शन लेते हैं तो आप यूनिट मूवमेंट लगाएंगे। अगर आप रिएक्शन फोर्स को लेते हैं एज ए रिडंडेंट एक्शन तो फिर आपको यूनिट लोड लगाना पड़ेगा। अब इसकी वजह से इसकी कुछ डिफ्लेक्शन आएगी। अब ये हमने बेसिकली पहले ही लेक्चर में ये क्लियर कर लिया था कि व्हाट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमने कहा था कि किसी यूनिट लोड की वजह से जो भी डिस्प्लेसमेंट आती है, दिस इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये 1 पे आता है, ये 1 के पहले सबस्क्रिप्ट का क्या मतलब है, दूसरे सबस्क्रिप्ट का क्या मतलब है, इसको हम जब 2 डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी से डील करेंगे तब वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, तब वहाँ पे इसका कुछ सेंस बनता है। अब यहाँ पे इसका कोई इतना ख़ास सेंस नहीं बनता, बल्कि ये देखें, ये इसमें एक है कि फोर्स किस पॉइंट पे लगा है और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट किस पॉइंट पे आई है, ठीक है। तो वो फोर्स भी 1 पे लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी 1 पॉइंट पे आ रही है, तो ये है। लेकिन अब भी ये बराबर नहीं हुए। इस यूनिट लोड स्ट्रक्चर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है R1 को। इसका मतलब क्या है, यहां पे अब थोड़ा सा आप सोचें कि जब हमने इसको रिलीज किया तो इसमें कुछ Δ1L आया, Δ1L। अब आपने यूनिट लोड किया, यूनिट लोड की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट आई। तो इसकी सादा सी मिसाल है कि देखें, अगर रुपए की 2 टाफियां हैं तो 10 की कितनी टाफियां होंगी, 20 टाफियां होंगी, ठीक है। इस तरह अगर यूनिट लोड की वजह से F11 डिस्प्लेसमेंट आ रही है तो R1 की वजह से कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू R1 F11। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। डेफिनेटली ये नेगेटिव है तो या इसको नेगेटिव ले लें या इसको नेगेटिव ले लें, बहरहाल हम इसको यानी एक जर्नल सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को हमें वापस अपने ज़ीरो जगह पे लाना होगा, क्योंकि यही है कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन। ये वो इक्वेशन है जो हम देखना चाह रहे थे। अब एक ये इक्वेशन हमारे पास बन गई और बकाया 3 इक्वेशनें ये हैं, तो ये टोटल 4 जो रिएक्शन है इसमें, तो वो यहाँ से हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगे। अच्छा, ये थोड़ी सी एक बल्कि कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशंस को ये इस चीज़ से लिखने से पहले इसकी एक बिग पिक्चर को आप कैप्चर करें और सबसे पहले कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन लिखें और वो वहाँ पे लिखें जहाँ पे आपने रिडंडेंट एक्शन लिखा है। तो अगर आप इसमें कहें कि Δ1 इज इक्वल टू 0, तो मतलब ये है, देखें, इस ये बीम जब कोई डिफ्लेक्ट होगा तो इसकी जो डिफ्लेक्शन आएगी फिक्स सपोर्ट के साथ कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। और ये वाला ये हर पॉइंट से डिफ्लेक्ट हो सकता है नीचे, लेकिन ये इस सपोर्ट से और इस सपोर्ट से डिफ्लेक्शन इसमें नहीं आ सकती।
तो दिस इज द बिग पिक्चर, ये है, दिस इज द कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन, दिस इज द मेन कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन। और फिर ये वाली इक्वेशन बेसिकली इसमें छुपी हुई है, ठीक है। ये हम फिर जो हमने लॉ ऑफ सुपरपोजिशंस को यूज़ किया है। और यहाँ पे एक और जो बात आपको बतानी है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन आप हमेशा इलास्टिक रेंज या एनालिसिस या इलास्टिक रेंज में करते हैं, ठीक है। जब आपके पास मटेरियल की प्रॉपर्टी कोई ये हो, जब यहाँ पे आप आ जाएं तो यहाँ पे आप नहीं यूज़ करते, यानी जहाँ तक आप हुक्स लॉ को लगाते हैं वहाँ तक आप सिर्फ ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन इस किस्म के डायरेक्ट चीज़ों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये अब वो क्वेश्चन है। अब हमने बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स में आपको अगर कोई करें, वो कोर्स भी आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको भी हमने शुरू किया हुआ है। तो वहाँ पे आप कैसे देखें, अब ये जो है ये बेसिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। हम इनडिटर्मिनेट को कुछ किसी और तरीके से डील करते हैं, वो डील हम उसको डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बना के ही करते हैं। अब किसी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में किसी पॉइंट पर आप डिफ्लेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आपके पास कोई लोड का फंक्शन हो या लोड्स लगे हों, पॉइंट लोड लगा हो, कोई भी लोड लगा हो। तो अब अगले स्टेप्स में हम पहले इनकी जर्नल फॉर्मुलेशंस हम मुकम्मल कर लें, फिर हम आएंगे कि ये डेल्टा 1L को कैसे फाइंड आउट करेंगे और F11 को कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखें, डेल्टा 1L आपके पास आ जाएगा, F11 आ जाएगा, कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशंस हैं, तो R1 इज इक्वल टू R1 आपके पास आ जाएगा। फिर बकाया 3 रिएक्शन है, ये और ये आप इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए जो अवेलेबल इक्वेशंस है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये देखें, कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन विल नॉट ऑलवेज बी इक्वल टू 0। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए सपोर्ट सेटलमेंट का कि ये 1 पॉइंट कोई 1 इंच बैठा है, मतलब सपोर्ट सेटल कर गया है, इफ दिस इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 इंच और एनी अमाउंट, तो फिर आप यहाँ पे जो लिखेंगे या तो वो 1 इंच लिखेंगे, फिर वो देखेंगे कि आपने इधर लोड को किस चीज़ में फाइंड आउट किया है, डिफ्लेक्शन को अगर इंच में फाइंड आउट किया है तो इसको इंच में लिखें, यानी यूनिट कंसिस्टेंसी में आपने इस इक्वेशंस को जो है वो फिर इसका ख्याल रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।